जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ एके। माय नेम इज आदित्य और आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं एयर मास के बारे में। इस चैप्टर के अंदर हम लोग टोटल 4 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एयर मास का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एयर मास के बारे में समझेंगे कि एयर मास कैसे बनता है एयर मास आपका बेसिकली। इसके अंदर हम लोग सोर्स रीजन क्या होता है, ये सब चीजें समझेंगे। फिर तीसरा चीज जो रहेगा वो आपका रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मास के बारे में, जिसके अंदर हम लोग एयर मास के 3 तरह के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और इन तीनों को मिला के टोटल आपके 16 तरीके के एयर मास हो जाते हैं। बट हमें जो है इतना डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि अगर मैं बात करूं एग्जाम के व्यू से इसके बारे में, जैसे आपका बीए का एग्जाम हो गया या बीएससी का एग्जाम हो गया या सीयूटी पीजी जो हमारा मेन टारगेट है उसका एग्जाम हो गया, तो उसमें 2021 वगैरह से जब से सीयूटी पीजी स्टार्ट हुआ है तब से इसमें कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है एयर मास के बारे में। और उससे पहले जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एग्जाम होते थे, मैंने पीवाईक्यू इसमें इंक्लूड किया है, उसमें भी एक आध 2 साल में आपके 1-2 क्वेश्चन पूछे होंगे, 3-4 साल में मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन पूछे होंगे, वो भी इतने डिटेल में नहीं पूछे। ठीक है, तो हमें जो रहेगा 16 टाइप के पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, हम पढ़ेंगे केवल 4 टाइप की। वो भी अगर याद होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद होता है तो केवल आप एयर मास का बेसिक समझ के रखिएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत आपका वास्ट है। अगर आप इतनी चीजें जाएंगे पढ़ने तो क्या होगा, वो खिचड़ी बन जाएगा। इसके बाद जो चौथा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मॉडिफिकेशन ऑफ एयर मास के बारे में, यानी एयर मास जब किसी एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करता है तो उसके अंदर कौन कौन से चेंजेज आते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को हम लोग बिना किसी और देरी के। अगर मैं बात करूं एयर मास के बारे में तो ये बहुत आसान टॉपिक है, इसका मतलब भी बहुत आसान है। एयर मास मतलब ये होता है कि बेसिकली आपका एक बहुत बड़ा बॉडी ऑफ एयर, बहुत बड़ा मतलब कितना हो सकता है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर बॉडी ऑफ एयर, जिसके अंदर आपकी एयर की जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया या आपके लैप्स रेट वगैरह जो हो गए, ये क्या है इसके अंदर सेम होते हैं, ऑलमोस्ट क्या है सेम होते हैं। ठीक है, तो क्या मैंने कहा, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर या बॉडी ऑफ एयर जिसके अंदर आपके टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट या उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एयर की, वो क्या हो, ऑलमोस्ट सेम हो। यहां पे आप शब्द ध्यान दीजिएगा, मैं क्या यूज कर रहा हूं, ऑलमोस्ट यूज कर रहा हूं। ठीक है, मतलब एक एवरेज की हम बात करेंगे, इसको भी हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एयर मास का मतलब समझ में आया। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े तो एन एयर मास कैन एक्सटेंड थाउजेंड ऑफ किलोमीटर अक्रॉस द सरफेस ऑफ अर्थ एंड कैन रीच फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द एंड ऑफ ट्रोपोस्फियर। यानी एयर मास की अगर मैं एरिया की बात करूं तो जैसा मैंने बताया ये बहुत बड़ा होता है, इवन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, कई बार आधा आधा कंटिनेंट भैया क्या है ये कवर कर जाता है। और लेकिन इसकी हाइट की बात करूं तो हाइट इसका क्या है भैया, ट्रोपोस्फियर तक ही होता है, बिकॉज वी ऑल नो दैट कि ट्रोपोस्फियर के ऊपर क्या आता है, ट्रोपोपॉज, एंड आपका जितना वेदर फिनोमिना होता है वो सब इसी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, यहीं तक इसका हाइट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस मैप को देखिए, आप ये जो आपके दिख रहा है हाईलाइटेड एरिया, ये सब क्या है, एयर मास है जो हमारे अर्थ के ऊपर अलग अलग एरिया में पाए जाते हैं। जैसे आप एक एयर मास ये देखिए क्या है, पूरा आपका रसिया का एरिया आप देख रहे हैं ना, पूरा रसिया का एरिया क्या है कवर कर रहा है। आप ये एरिया देखिए क्या है आपका, अफ्रीका में सहारा डिजर्ट के एरिया में आ जा रहा है पूरा। ठीक है, आप इधर नीचे देखिए कितना बड़ा एरिया ये कवर कर रहा है, पूरा एक अंटार्कटिका को कवर कर ले रहा है। आप ये एरिया देखिए। ठीक है, यानी एयर मास क्या होता है, एक सिंपल भाषा में कहें तो एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ बॉडी ऑफ एयर होता है जिसके अंदर ऑलमोस्ट आपकी टेम्परेचर है। ठीक है, ऑलमोस्ट शब्द याद कीजिएगा, आपके टेम्परेचर या कह लीजिए उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े तो द एक्सटेंसिव एरिया ओवर विच एयर मासेज ओरिजिनेट और फॉर्म और कॉल्ड सोर्स रीजन, यानी जिस एरिया में एयर मास ओरिजिनेट होते हैं या बनते हैं उसे हम सोर्स रीजन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
एक लड़का जब पैदा होता है तो उससे हम पूछने के लिए कहाँ पैदा हुआ, तो हम बेसिकली पूछते हैं कि उसका बर्थ प्लेस क्या है। ठीक है, उसका बर्थ प्लेस जैसे मान लो किसी का ए विलेज, XY विलेज हो गया, किसी का ABCD विलेज हो गया। ठीक है, लेकिन हम शब्द क्या यूज करते हैं, बर्थ प्लेस यूज करते हैं। वैसे ही ये पूछने के लिए एयर मास आपका किस रीजन में है, तो पूछते हैं कि एयर मास आपका किस सोर्स रीजन में है। ठीक है, यानी सोर्स रीजन की हम बात करते हैं, उस रीजन में ओरिजिनेट या फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसमें इसी बात हम आगे बढ़े तो एयर मास की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी जिस सोर्स रीजन के ऊपर ये बनते हैं, यानी कि सोर्स रीजन whose nature and properties largely determine the temperature and moisture characteristic of air masses। यानी मान लीजिए ये आपका एक रीजन था, इसके ऊपर क्या है आपका एयर मास बना, कैसे बना, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक चाहिए वो हम आगे समझेंगे। अभी के लिए एयर मास मान लीजिए बना, तो ये जो एयर मास जहां बना हमने क्या कह दिया, इसको एक सोर्स रीजन, इस एयर मास का सोर्स रीजन कह दिया। ठीक है, क्या कह दिया हमने, इस एयर मास का इसको सोर्स रीजन कह दिया। अब यहाँ पे होता क्या है कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो लार्जली डिपेंड करती हैं कि सोर्स रीजन के आसपास की एरिया की प्रॉपर्टीज कैसी, वहाँ का तापमान कैसा है, वहाँ पे मॉइस्चर यानी वहाँ लैंड पे बन रहा है या आपका ओशियन बन रहा है, सब लार्जली डिटरमाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लड़का पैदा हुआ एक स्मॉल विलेज में, एक लड़का पैदा हुआ आपका बहुत ही बड़े विलेज में, यानी इसका सोर्स रीजन ये हो गया, इसका सोर्स रीजन ये हो गया। अब मैं तुमसे पूछूं कि इसका नेचर, इसका प्रॉपर्टीज वगैरह कैसा होगा, तो तुम कहोगे सर इसका रीजन, इसका नेचर वगैरह, बोलने का तरीका वगैरह क्या होगा, थोड़ा सा इस एरिया से प्रभावित होगा ना, इसके विलेज के एरिया से प्रभावित होगा। इसका जो बोलने का तरीका होगा थोड़ा स्टाइलिश होगा, थोड़ा शहरी टाइप का होगा। ठीक है, तो वैसे ही एयर मास जहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं जिस सोर्स रीजन में, वहां की कैरेक्टरिस्टिक के से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, उसके नेचर से, प्रॉपर्टीज से। ठीक, इतना पॉइंट आपको समझ में आया। अब हम आगे बढ़े तो सिंस एन एयर मास इज सो लार्ज कवरिंग थाउजेंड ऑफ स्क्वायर किलोमीटर, हेंस horizontal homogeneity of its physical properties may not be practically possible। यानी हम पढ़ने को तो पढ़ते हैं एयर मास क्या है, एक बहुत बड़ा बॉडी ऑफ एयर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, जिसमें क्या है टेम्परेचर वगैरह होम बेसिकली कह लीजिए हॉरिजॉन्टल होमोजेनिटी होती है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी जो एयर मास की ये यूनिफॉर्मिटी देखी जाती है, होमोजेनिटी या जो समान इनके कैरेक्टरिस्टिक देखे जाते हैं, वो डिपेंड करते हैं किस पे, उसकी टोपोग्राफी पे। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ सोर्स एरिया की प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट कैसी हो रही है, एयर मास बनने के बाद किधर मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जब वो जर्नी अपना स्टार्ट करती है एक सोर्स एरिया से दूसरी जगह, उसकी वो कब बनी, ये सब क्या है यूनिफॉर्मिटी को इसको दर्शाते हैं। और ये सब फैक्टर हम जानते हैं, टोपोग्राफी हमारे अर्थ के ऊपर क्या है एक समान है नहीं। ठीक है, हर एरिया के डिफरेंट डिफरेंट क्या है अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये सब क्या है वेरी करते हैं अक्रॉस दी अर्थ सरफेस। हेंस complete horizontal homogeneity in terms of temperature and humidity is not possible। तो आप ये पॉइंट ध्यान में रखना कि so horizontal and vertical homogeneity should be understood in general sense and not in a specific sense। ठीक है, सो कॉमन लिया था, जनरल सेंस में बात किया जाता है, एक स्पेसिफिक सेंस में क्या है बात नहीं किया जाता है। ठीक, अब हम आगे बढ़े तो समझते हैं कि एयर मास का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी एयर मास बनता कैसे। तो देखिए, एन एयर मास इज फॉर्म्ड व्हेन एटमॉस्फेरिक कंडीशन रिमेन स्टेबल एंड यूनिफॉर्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड। यानी सिंपल है यार, एयर मास मतलब क्या, एक समान टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट वगैरह सेम होगा। तो आप खुद बुद्धि लगाइए, अगर कहीं पे ये मान लीजिए कोई एरिया है, यहाँ पे क्या है कंडीशन स्टेबल वगैरह नहीं है। ठीक है, और ये एक एरिया है जहाँ पे कंडीशन वगैरह स्टेबल, अनस्टेबल का मतलब आई थिंक समझते होंगे। स्टेबल मतलब क्या कि वहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट वगैरह एयर के ज्यादा नहीं हो रहा होगा, अनस्टेबल मतलब क्या वर्टिकल मूवमेंट वगैरह हो रहा हो। तो आप खुद बुद्धि लगाइए, जहाँ पे स्टेबल होगा वहाँ एयर मास बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे कि जहाँ अनस्टेबल रहेगा वहाँ बनने के चांसेस जाएंगे। तो आपका आंसर जहाँ पे स्टेबल रहेगा, जहाँ पे यूनिफॉर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहेंगे वहां बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, इसके बाद ओवर द, तो ये हो गया इसका फॉर्मेशन, यानी क्या है एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, जिससे क्या हो एयर जो हो वहां के सोर्स रीजन के अपने क्या हो उसके कंडीशन को एडॉप्ट करवाए। एंड वंस द एयर मास हैज डेवलप्ड इट डजंट स्टे इन सेम लोकेशन। यानी एयर मास बनने के बाद
वो एक सेम लोकेशन पे नहीं रहता है, इट मूव्स टू द एरिया बट इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन कैरिड अलोंग। ये क्या है, धीरे धीरे हम आगे समझेंगे ये सब, ये लाइन प्रॉपरली अगर मैं बात करूं तो आगे बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको खुद ही। ठीक है, अब हम समझते हैं कौन कौन से कंडीशन चाहिए एयर मास के फॉर्मेशन के लिए। तो पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि जहां पे एयर मास बने या जहां पे बनने के लिए उसको पहला कंडीशन ये है कि एरिया जो होना चाहिए, सरफेस जो है वो एक्सटेंसिव एंड होमोजेनियस सरफेस होना चाहिए। यानी ये वहीं बनते हैं जहां पे सरफेस जो होता है आपका होमोजेनियस होता है और बहुत बड़ा एक्सटेंसिव होता है। होमोजीनियस मतलब क्या, एक प्लेन समान होता है। यानी समझते हैं इसको हम क्या, कि फॉर एन एयर मास टू फॉर्म द रीजन मस्ट हैव एन एक्सटेंसिव एंड होमोजीनियस सरफेस। दिस मीन्स द सरफेस शुड बी relatively smooth and not vary drastically in temperature or moisture over large area। जैसे फॉर एग्जांपल डिजर्ट या आपका कोई ओशियन हो जाता है, इज मोर लाइकली टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक फॉर द एयर मास देन अ रीजन विथ माउंटेन्स वैली और अदर सरफेस इरेगुलरिटीज। यानी आप खुद बताइए, चार इमेज आपके सामने हैं, पहला हो गया ए, दूसरा हो गया बी, तीसरा हो गया सी एंड थर्ड हो गया डी। क्या लगता है एयर मास आपके कौन कौन कंडीशन में बन सकते हैं? तो पहला कंडीशन हम देख रहे हैं, ये सरफेस क्या है आपका, यूनिफॉर्म है, एक डिजर्ट सरफेस, यानी टेम्परेचर वगैरह क्या है यहाँ पे दूर तक क्या होंगे, यूनिफॉर्म होंगे, तो यहाँ पे एयर मास बन सकता है। ये हम देख रहे हैं क्या, कि पूरा ओशियन ओशियन ही फैला हुआ है, तो क्या होगा, ये भी आपका एक यूनिफॉर्म है, यानी यहाँ पे बनने के चांसेस उसके ज्यादा हैं। फिर तीसरा आपका हो गया, तीसरे में हम देख रहे हैं क्या, ये आपका एक पहाड़ी इलाका, एक माउंटेनियस रीजन है। और हम जानते हैं माउंटेन में हमने पढ़ा था, जब आपकी वैली ब्रिज वगैरह हमने पढ़े थे, इंसुलेशन वगैरह हमने पढ़े थे, हमने समझा था जब सन की रेज पड़ती हैं डायरेक्टली इस पे पड़ती हैं तो क्या होता है, ये जल्दी हीट हो जाता है, ये उतना जल्दी हीट नहीं होता, तो क्या होता है यहाँ टेम्परेचर वगैरह क्या है वेरी करती रहती है। तो इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे स्टेबल नहीं रहते हैं। ठीक है, स्टेबल कंडीशन नहीं रहती, क्या है इस कंडीशन में एयर मास नहीं बन सकते। ठीक है, फिर ये आपका देख सकते हैं, ये भी क्या है, बहुत प्लेन रीजन है, तो यहाँ पे एयर मास बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप समझ में आया कि पहला क्या, एक्सटेंसिव होमोजेनियस सरफेस होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा क्या है कि एयर फ्लो का क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंस होना चाहिए, ना कि कन्वर्जेंस होना चाहिए। डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस आई थिंक हम सब जानते हैं। डाइवर्जेंस मतलब क्या, कि मान लो एक एयर था, ये आपका लो प्रेशर एरिया होगा। लो प्रेशर एरिया क्या होता है, लो प्रेशर एरिया यानी हवा कम रहेगी तो क्या होगी, आसपास से आपकी हवा आएगी, यानी ये क्या हो गया, कन्वर्जेंस हो गया। वहीं पे ये क्या हो गया, एक हाई प्रेशर एरिया, यानी यहाँ लो प्रेशर एरिया, ये हवा जिधर से आ रही थी, ठीक है, ये इधर से आ रही थी, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हाई प्रेशर एरिया था, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, डाइवर्जेंस हो रहा है, यानी एयर एयर क्या है, यहाँ पे बनते हैं ना कि यहाँ बनते हैं। क्यों, हम समझते हैं, देखिए डाइवर्जेंस मतलब क्या, एयर जो है आपका स्प्रेड होता है ओवर द रीजन अलाउइंग इट टू स्टे इन प्लेस लॉन्ग इनफ टू एक्वायर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्राउंड सरफेस। यानी देखिए हम समझते हैं, कन्वर्जेंस हम जानते हैं कि मान लीजिए अगर ये लो प्रेशर एरिया हुआ तो क्या होगी, हवा आसपास से आएंगी, राइट, हवा क्या होगी, आसपास से आएंगी। जब हवा यहाँ पे आएंगी तो यहाँ क्या होगा, जब यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हवा क्या होंगी, यहाँ से भैया टेम्परेचर इंक्रीज है, फिर भी जब आकर टकराएंगी तो क्या होंगी, अब हवा जब टकराएंगी तो नीचे जो जा नहीं पाएंगी तो क्या होती, ऊपर राइज करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, यहाँ से क्या होती ऊपर, ये क्या है आपका ऊपर राइज करना क्या होंगे, स्टार्ट कर देंगी, तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्टेबल नहीं बनेगा, क्योंकि जब ऊपर राइज करेंगे तो फिर आपका कंडेंसेशन वगैरह होगा। ठीक है, कंडेंसेशन होकर क्लाउड वगैरह फॉर्मेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, तो क्या होगी, ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या स्टेबल रह पाएगी, नहीं देखा। और अभी हमने समझा कि स्टेबल रहना चाहिए, इसीलिए दे रखा है कि जहां पे कन्वर्जेंस होता है एयर का, और वहीं मान लीजिए फिर हवा ऊपर जाती है तो हम जानते हैं इधर से क्या डाइवर्ज होता है, ट्रोपोपॉज पहुंच के फिर अपना क्या है, इधर से नीचे आती है, राइट। जब ये नीचे आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा प्रभावित डाइवर्ज होगी तो क्या होगी, एयर जमीन के साथ देख रहे हैं आप ज्यादा देर तक क्या सटी रहेगी, जमीन के साथ क्या है ज्यादा देर तक सटी रहेगी, तो क्या होगा, यहाँ पे एयर मास का जमीन के साथ सटी रहेगी तो क्या होगा, आसानी से इस कंडीशन को एडॉप्ट करने पाएगी। ठीक है, ज्यादा समय लगेगा इसको। ठीक है, तो वही दे रखा है क्या, कि द प्लेस बेस्ट प्लेस फॉर एयर मास फॉर्मेशन आर हाई प्रेशर एरियाज। ठीक है, बिकॉज दे हैव हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर एंड लो प्रेशर ग्रेडियंट। लो प्रेशर ग्रेडियंट मतलब कि हवा उतनी तेज नहीं बहेगी वहां, दिस मीन्स द एयर इज नॉट बीइंग फोर्स्ड टू मूव
और राइज क्विकली अलाउइंग इट टू स्टे इन अ प्लेस एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट ड्यू टू टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ द सरफेस बीनीथ इट। ठीक, फिर तीसरा पॉइंट क्या है, ये आप देख लीजिए यहाँ पे, कन्वर्जेंस पे क्या है, नहीं बनती है, डाइवर्जेंस से बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कंडीशन नहीं रहते हैं। देख रहे हैं यहाँ क्या है, स्टेबल कंडीशन नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर एरिया डाइवर्जिंग एरिया पे कंडीशन स्टेबल वगैरह रहते हैं। ठीक है, फिर तीसरा क्या है कि स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन होना चाहिए, वही तीसरा पॉइंट कि लॉन्ग टाइम के लिए, यानी एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन द सोर्स रीजन शुड बी स्टेबल फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका। अब हम आगे बढ़े तो सोर्स रीजन की अगर बात करूं तो हमारे पूरे धरती पर और सरफेस पर 6 सोर्स रीजन आइडेंटिफाई किए गए हैं। ठीक है, प्राइमरी सोर्स रीजन पहला क्या है, आपके पोलर ओशिनिक एरियाज। आई थिंक आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए जब मैं बात कर रहा हूं, जैसे आपका ये मैप हो गया, ठीक है, ये आपका एशिया मान लीजिए, ये आपका, ठीक है, ये आपका अफ्रीका, ये आपका इधर हो गया, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो आई थिंक जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे किसी भी शब्द का, जैसे पोलर शब्द, तो इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पोलर कहाँ पड़ रहा है। अगर मैं तुमसे बात करूँ ट्रॉपिकल एरिया की, ट्रॉपिकल कहाँ पड़ रहा है, क्योंकि ये सब चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो पहला क्या हो गया, पहला एरिया क्या हो गया आपका, एक मिनट, पहला एरिया पोलर के ओशनिक एरियाज आपके हो गए, सोर्स रीजन ऐसे हो जाते हैं जो हमने कंडीशन यहाँ पे ऐसी पाई जाती हैं। दूसरा क्या है, पोलर के अंटार्कटिक के आर्कटिक रीजन के कॉन्टिनेंटल एरिया, यानी ये रीजन आपका एक एयर मास बनाता है, यहाँ पे आपके एयर मास पाए जाते हैं। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, ट्रॉपिकल के ओशनिक एरिया, यानी ट्रॉपिकल के ओशनिक एरियाज, यहाँ कहीं आपके ओशनिक एरियाज एयर मास पाए जाते हैं। ठीक, फिर ट्रॉपिकल के कॉन्टिनेंटल एरियाज हो गए, फिर पांचवा क्या हो गया, इक्वेटोरियल रीजन, और छठवां क्या हो गया, मानसून लैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा है यहाँ पे, क्वेश्चन बहुत आपका आसान पूछा है। पहले तो मैं आप लोगों को समझ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट ये कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर मास कैरेक्टरिस्टिक। एक मिनट में इसका कलर चेंज कर लेता हूं। पहला पॉइंट ये कहता है कि एयर मास के कैरेक्टरिस्टिक के रिगार्डिंग की एन एक्सटेंसिव बॉडी ऑफ एयर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक तो मिलता है, अभी हमने समझा कि एयर मास क्या है, बहुत बड़ा होता है, एक्सटेंसिव बॉडी ऑफ एयर होता है, ये आपका मिलता है। फिर दूसरा पॉइंट ये कहता है क्या, कि फेयरली होमोजीनियस फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये भी सही है, ये भी हमने अभी देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, होमोजीनियस यानी एक समान होनी चाहिए। फिर तीसरा क्या कहता है, एसोसिएटेड विद डाइवर्जेंट लाइन ट्विन। ये भी आपको सही, अभी हमने देखा क्या कि डाइवर्जेंस रीजन में क्या है, एयर मास बनने के चांस ज्यादा रहते हैं, वहां पे बनते हैं। फिर चौथा पॉइंट क्या कहता है, एसोसिएटेड विद द कन्वर्जेंस जोन। ये तो आपका क्या होगा, गलत हो गया। तो अगर हम ऑप्शन में देखें, चौथा हम हटा देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बचता है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जो कि आपका हो जाता है बी ऑप्शन। जिनके ये ऑप्शन सही हैं तो बहुत बढ़िया, जिनके नहीं सही हैं तो भाई एक बार और पढ़ के आओ, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो, और कुछ इसका इलाज नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मास के बारे में। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, एयर मास को 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला आपका आता है क्या, जियोग्राफिकल। दूसरा आता है थर्मोडायनेमिक, मतलब इसमें आपके टेम्परेचर एंड मॉइस्चर वगैरह के आधार पर। और तीसरा आता है क्या, मैकेनिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर। देखिए ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन में इसको 2 तरीके से बांटा गया है। पहला आता है ट्रॉपिकल, और दूसरा आता है कि आपका, यानी उन ज्योग्राफिकल के आधार पर ये जितना एरिया था, ठीक है, ये जितना आप एरिया देख रहे हैं, इसको कह दिया गया था क्या, आपका पोलर। और इसके बाद का जो इतना एरिया था, इसको कह दिया गया था ट्रॉपिकल। हम जानते हैं ट्रॉपिकल इस रीजन में आता है, तो इसको नाम दे दिया गया एक ट्रॉपिकल एयर मास, इसको नाम दे दिया गया क्या, पोलर एयर मास। यानी इधर जो आएंगे इनको पोलर, इधर और इधर जो आएंगे इसको भी पोलर कहा जाएगा। कई बार कई कई जगह आपका पोलर के साथ साथ आपका कहीं आर्कटिक शब्द जुड़ा रहता है, और इधर क्या है आपका अंटार्कटिक शब्द जुड़ा रहता है, वो हम आगे अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ज्योग्राफिकल के आधार पर। अब हम आगे बढ़े तो फिर इनको भी क्या है, 2 तरीके से और डिवाइड किया गया है, वो कैसे देखिए। अब हम जान रहे हैं, अभी हमने पढ़ा कि ओशनिक एयर मास जो है, एक तो होमोजीनियस सरफेस बनते हैं, और दूसरी चीज क्या, या तो ये लैंड पे बनेंगे या तो ओशियन पे बनेंगे। तो इस आधार से आपका हो जाएगा पहला, इसमें भी यानी पोलर में एक तो आपका हो गया क्या, पोलर। अब इसको भी डिवाइड कर दिया गया क्या, एक लैंड जिसे कहा गया कॉन्टिनेंटल, और इसे डिवाइड कर दिया गया ओशियन, जिसे शब्द यूज किया गया है मैरीटाइम।
तो ये हो गए आपके क्या, पोलर कॉन्टिनेंटल, और ये हो गया पोलर मैरीटाइम। तो ये हो गया आपके दो। और वैसे आपके फिर ट्रॉपिकल में आ गए, ट्रॉपिकल में आ गए क्या, ट्रॉपिकल आपके कॉन्टिनेंट, और ट्रॉपिकल हो गए आपके मैरीटाइम। ठीक है, तो वही आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या, कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास, और यहाँ ओशनिक नहीं होगा, मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास होगा। ठीक है, वैसे ही आपके पोलर को मैरीटाइम पोलर एयर मास और मैरीटाइम कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास में किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक गलत लिखा हुआ है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास होगा। ठीक है, इसके बाद थर्मोडाइन, फिर इसी को देखिए, इतना डिटेल में पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, इसको टोटल 16 टाइप में किया गया है। यही कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास हमने पढ़ा, यानी पोलर में दो हो गए कॉन्टिनेंटल, दूसरे क्या हो गए मैरीटाइम, फिर ट्रॉपिकल में दो हो गए कॉन्टिनेंटल, दूसरे क्या हो गए मैरीटाइम। यहाँ पे आपका सी और टी होगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपका स्मॉल पी और कैपिटल पी होगा। ठीक, इसको आप लोग सही कर लीजिए। फिर इसी को क्या है आपका, जैसे और डिवाइड किया गया थर्मोडाइनमिक्स के आधार पर। देखिए थर्मोडाइनमिक्स के आधार पर कैसे, टेम्परेचर के आधार पर या तो एयर मास आपकी कोल्ड हो सकती है, या तो क्या है आपकी हॉट हो सकती है। ठीक है, तो वही हो गया कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड। अब पोलर में आप समझेंगे कि सर पोलर में वार्म और कोल्ड कैसे आ गया, तो देखिए अगर मैं तुमसे बात करूँ, दो चीज़ तुम्हें बहुत ठंडी दे दूँ, मैं तुमसे पूछूं ठंडी दोनों चीज़ है, इसमें से गर्म कौन है ठंडी कौन है, तो तुम ऐसा होता ना कि एक ज़्यादा ठंडी हो गई थोड़ी गर्म हो गई, तो ठीक है, ये जो कोल्ड वार्म पोलर में लिखा है तो कंपेरिजन में इनके लिखा हुआ है। तो पहला क्या हो गया कंटिनेंटल पोलर कोल्ड, और दूसरा क्या हो कंटिनेंटल पोलर। फिर इसी को मैकेनिकल के साथ जोड़ दिया गया, कंटिनेंटल पोलर कोल्ड स्टेबल एयर मास, कंटिनेंटल पोलर वार्म स्टेबल एयर मास। ठीक है, तो इसी से चार तरह को डिवाइड कर दिया कि बस जैसा मैंने बताया, हमें इतनी डिटेल में पढ़ने की इसे आवश्यकता नहीं है। तो देखिए ज्योग्राफिकल के आधार पर बस पढ़ना हमें क्या, पहला क्या हो गया पोलर एयर मास, जिसमें आपके आर्टिक एयर मास भी आ जाते हैं। दूसरा हो गया ट्रॉपिकल एयर मास। ठीक है, फिर इसी को फर्दर डिवाइड किया गया कॉन्टिनेंटल एयर मास, और इसको डिवाइड किया गया मैरीटाइम एयर मास में। यानी हमें जो पढ़ना है टोटल चार तरह के पढ़ना है, कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास, मैरीटाइम पोलर एयर मास, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास, और मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास। देखिए मेन बात ये है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन बनने चाहिए, और क्वेश्चन इतने डिटेल में पूछेगा नहीं, इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे याद करने की मैं कहूँगा आवश्यकता नहीं है। और क्वेश्चन कभी पूछ भी लेगा तो आई थिंक अगर आप कॉमन सेंस अपना लगाएंगे तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन तो देखिए चार तरह के मैं जैसे बताया, हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पहला क्या था आपका कंटिनेंटल पोलर एयर मास, यानी पोलर के रीजन में क्या आपका एक कंटिनेंट का हो गया, पोलर के रीजन में एक ओशियन जिसे मैरीटाइम यूज किया गया। वैसे ट्रॉपिकल में कंटिनेंट का हो गया, ट्रॉपिकल में आपका मैरीटाइम का हो गया। तो ये हो गया चार, इसको ही फर्दर डिवाइड करके 16 तरीके का इतना बड़ा दे रखा है, बट क्या है आवश्यकता नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो भैया एक दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मैं आपको बता दूंगा कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कंटिनेंटल पोलर एयर मास की मैं बात करूं तो दे आर फॉर्म ओवर पोलर एंड सब पोलर लैंड मास, जैसे आपके टुंड्रा स्नो कवर्ड एरियाज होगा। ठीक है, और जाहिर सी बात है पोलर एयर मास। ठीक है, अब अगर मैं इसमें पोलर कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म कोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल पोलर की बात करूँ तो पोलर एयर मास जो है वो क्या होते हैं, अब इसके कंपैरिजन में बात हो रही है यहाँ पे ना, तो क्या है ये कोल्ड होते हैं, ड्राई होते हैं। ठीक है, यानी कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास क्या होते हैं, ये पॉइंट आप ध्यान दीजिए कैरेक्टरिस्टिक इनका, ये क्या होते हैं कोल्ड एंड ड्राई होते हैं। ठीक है, इनमें वेदर जो है यहाँ पे स्टेबल होगा, ऑफकोर्स आपका वेदर क्या होगा स्टेबल होगा। ठीक है, इट कॉजेज क्लियर स्काईज, कोल्ड एयर एंड ऑफ्टन लीड टू फ्रॉस्ट। ठीक, ये सब चीज़ें मैं ऐड कर दूँ, बट इतना डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। रीजन आप समझ लीजिएगा, रीजन आप कनाडा हो गया, साइबेरिया का रीजन हो गया, और आर्कटिक के आपके क्षेत्र हो गए। फिर वैसे ही आता है मैरीटाइम पोलर एयर मास, दे फॉर्म ओवर कोल्ड ओशियंस इन पोलर और सब पोलर रीजन, यानी एक आपका पोलर सब पोलर के लैंड मास में बन रहा है, तो एक आपका ओशियन में बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली है, और जब देखिए ये क्या है ओशियन के ऊपर बनेगा, तो जाहिर सी बात है ये जब ओशियन के ऊपर कुछ एयर मास बनेंगे तो क्या होगी, ड्राई तो होगी नहीं, क्योंकि वहां पे क्या है वाटर बनेगा, इवापोरेट हो क्या के मॉइस्चर वगैरह ऐड हो जाएगा, लेकिन लैंड पे उतना आसानी से हो नहीं पाएगा। तो क्या होगा, ये क्या होते हैं ठंडे होते हैं प्लस मॉइस्ट होते हैं, यानी कहीं भी आपको मैरीटाइम शब्द पूछे दिया हो और उसमें क्या हो इस एयर मास के में, तो आप क्या लगाओगे हमेशा मॉइस्ट पे ही लगाओगे। अगर वो मैरीटाइम के आसपास होगा या आर्कटिक वाले क्षेत्र में होगा तो ठंडे होंगे, अगर भाई आपके क्या होंगे ट्रॉपिकल इक्वेटर के आसपास होंगे तो वो वार्म होंगे। ठीक, तो क्या होता है वेदर इनका इफेक्ट क्या पड़ता है, कूल मॉइस्ट एंड जनरली अनस्टेबल वेदर है। ठीक है, यानी जब ये आसपास मूव करते हैं, जब एयर मास फॉर्म हो जाता है तो आसपास एरिया में क्या है
ये अनस्टेबल वेदर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये बात नहीं हो रहा है क्या वेदर होता है जब ये आसपास मूव वगैरह करते हैं, बनने के बाद क्या है यहाँ पे स्टेबल वेदर होता है, लेकिन ये क्या है जब बनते हैं तो ये जनरली क्या होता है अनस्टेबल वेदर पैदा कर देते हैं। ठीक है, रिजल्ट इन ओवरकास्ट स्काइज, फॉग एंड स्टेडी प्रिसिपिटेशन। ठीक है, जैसे आपका नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन का एरिया हो गया। फिर वैसे ही आता है कि आपका कंटिनेंटल ट्रॉपिकल एरिया हो गया, दे फॉर्म मोर व्हाट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैंड मास। ठीक, ये क्या होते हैं वार्म ड्राई होते हैं। सिंपल आपका कंटिनेंट पोलर कोल्ड एंड ड्राई, ये वार्म एंड ड्राई कंटिनेंटल ट्रॉपिकल। ठीक है, ये जनरली हॉट एंड ड्राई होते हैं, जनरली स्टेबल होते हैं। ठीक है, और जब भी आपका ह्यूमिड आएगा तो क्या होंगे वेदर कंडीशन कौन से अफेक्ट करेंगे, तो क्या होंगे अनस्टेबल वेदर करेंगे, वो बारिश वगैरह लाएंगे। लेकिन ड्राई होगा तो बारिश कैसे लाएगा, आपका सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ये मॉडिफिकेशन अभी हम समझेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएगी। मॉडिफिकेशन ऑफ एयर मास मतलब क्या, इट रिफर्स टू चेंजेस दैट ऑकर इन द कैरेक्टरिस्टिक सच एज टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट एंड स्टेबिलिटी ऑफ एन एयर as it moves away from its source region and interacts with the surface and atmosphere of the new areas it travel over। दो तरीके के आपको मॉडिफिकेशन होते हैं। पहला क्या होता है थर्मोडायनेमिक मॉडिफिकेशन। सिंपल मतलब क्या, एयर मास हमने समझ लिया क्या, एक फिजिकल प्रॉपर्टी इसमें क्या होंगे सेम होंगे। अब जब एयर मास बनने के बाद दूसरे रीजन में मूव करती है तो इसमें चेंजेस क्या आते हैं वही हमने पढ़ना है। अब ये चेंज आपके दो तरीके हो सकते हैं, पहला या तो उनके टेम्परेचर मॉइस्चर कंटेंट में चेंज आ सकता है या उनके मूवमेंट ऑफ एयर में चेंज आ सकता है। यानी क्या होंगे वर्टिकल एयर क्या हो सकती है, कहीं पे जाने के बाद वो राइज हो सकती है। ठीक, थर्मोडायनेमिक मॉडिफिकेशन मतलब क्या, इट रिफर्स टू चेंजेस इन एयर मास caused by heating or cooling from the surface it passes over। थर्मोडायनेमिक मॉडिफिकेशन में टेम्परेचर कैसे चेंज आएगा, अब हमने पढ़ा था जिस रीजन के ऊपर बनते हैं उससे क्या है बहुत प्रभावित होते हैं। अब मान लीजिए एक कोल्ड एयर मास था, ठीक है, अब ये आगे बढ़ा इस तरफ, ये मूव किया, यहाँ का जो रीजन था ये क्या था वार्म था, ये लैंड क्या थी वार्म थी। जब इस पे मूव करेगी तो क्या होगी, ये भी क्या होगी धीरे धीरे वार्म होना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो वही हमें पढ़ना है। एज एन एयर मास मूव्स अवे फ्रॉम इट्स सोर्स रीजन it modifies the weather condition of the areas it travels through and is also modified, यानी वहां के वेदर कंडीशन को भी मॉडिफाई करती है और खुद भी क्या है मॉडिफाई हो जाती है। ठीक है, ये जो मॉडिफिकेशन होता है चार फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला क्या कि एयर मास का इनिशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या था, यानी शुरुआत में क्या थी ये एयर मास कोल्ड थी या वार्म थी या ड्राई थी या मॉइस्ट थी। ठीक है, फिर नेचर ऑफ द सरफेस क्या था, यानी सरफेस क्या था ओशियन का सरफेस था या आपका लैंड का सरफेस है, ये भी चेंज करते हैं। यानी ओवर ओशियन द एयर मास माइट पिक अप मॉइस्चर, ओवर डिजर्ट इट कुड बिकम ड्रायर हो सकती है। ठीक है, तीसरा कौन सा पाथ इसने फॉलो किया, तीसरा चौथा क्या होगा टाइम टेकन टू रीच द डेस्टिनेशन। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन पहला क्या हो गया हीटिंग और कूलिंग, यानी मान लीजिए कोई कोल्ड एयर मास है, ठीक है, अब ये मूव कर रही हो कोल्ड एयर मास है, अब ये मूव करती है ऐसी रीजन में जहां का सरफेस क्या था वार्मर था देन इट्स लोअर एंड। तो इससे क्या होगा, अब जब हम सब जानते हैं एयर क्या है डायरेक्टली सन से जो रेज आती है उससे बहुत कम प्रभावित होते हैं, ज्यादातर क्या है लैंड से ही क्या है उसकी टेम्परेचर वगैरह चेंज पड़ते हैं। तो ये वार्म जब था तो क्या होगी एयर मास का एरिया क्या होगा पूरी तरह से आपका वार्म होना स्टार्ट हो जाएगा। वार्म होगा तो क्या होगा इससे वर्टिकल मूवमेंट होगा, वर्टिकल मूवमेंट होगा तो इंस्टेबिलिटी क्रिएट होंगी, और अगर ये मॉइस्ट रही होगी तो मॉइस्ट होगी तो फिर ऊपर जाके कंडेंसेशन क्लाउड फॉर्मेशन एंड प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉमन जब आपकी कोल्ड पोलर एयर मासेज जो है दे मूव ओवर रिलेटिवली वार्मर सर्फेसेज। कन्वर्सली अगर कोई आपकी सरफेस क्या होगी कोल्डर होगी देन द एयर मास, यानी मान लीजिए ये आपकी वार्म होगी और किसी के कोल्डर रीजन में मूव करेगी तो उससे क्या होगा इट कूल्स फ्रॉम बिलो, ठंडी पड़ेगी तो क्या भैया वो ऊपर राइज नहीं होगी वहां पे और स्टेबिलिटी क्रिएट होगी, रिड्यूसिंग द चांस फॉर कंडेंसेशन, वहां पे होगा प्रेसिपिटेशन। यानी देखिए कितना चेंज पड़ रहा है, अगर कोई कोल्ड एयर मास जाती है गर्म जगह पे तो क्या होगा वहां पे बारिश के चांसेस रहेंगे, लेकिन अगर कोई क्या होगी आपकी वार्म एयर मास किसी कोल्ड रीजन में जाएगी तो वहां बारिश के चांसेस कंडेंसेशन होने का चांसेस प्रेसिपिटेशन के चांसेस आपके घट जाएंगे। ठीक है, दिस इज टाइपिकल व्हेन वार्म ट्रॉपिकल एयर मास मूव ओवर कोल्डर सरफेसेज। ठीक है, फिर आपका आता है इसमें आपका इवापोरेशन के अंदर भी चेंज हो सकता है मॉइस्चर क्या कि सपोज इवापोरेशन फ्रॉम द सरफेस can increase moisture content of the air. This additional moisture can make the air move conducive to cloud formation and precipitation। तो moisture भी ऐसे चेंज होंगे इनमें। फिर आपका आता है क्या
मैकेनिकल और डायनामिक मॉडिफिकेशन यानी इट इन्वॉल्व चेंजेस इन एयर मास कॉज्ड बाय वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। अब या तो दीज मॉडिफिकेशन रिजल्ट इन व्हाट स्टेबल एयर मास होगा, तो ये बेसिकली कहाँ पे होता है, दे ऑकर व्हेन एयर डिसेंड लीडिंग टू एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, अनस्टेबल एयर मास हो जाएगा। ऑकर व्हेन एयर मास मूव्स अपवर्ड प्रमोटिंग इनस्टेबिलिटी। यानी अभी हमने पढ़ा था, एक मिनट मैं आपको ले जाऊं बैक, ये हमने पढ़ा क्या, मैरीटाइम पोलर एयर मास जो है ये क्या है, जब आपके वेदर कहीं जाते हैं तो वहाँ ठंडा करते हैं, ठीक है, ठंडा करते हैं जनरली क्या है वहाँ पे अनस्टेबल यानी कहीं गर्म जगह पे जब मूव करते हैं तो क्या होंगे वहाँ पे ठंडा पहुंचाते, लेकिन खुद भी तो क्या है गर्म होते हैं, गर्म होते हैं तो अनस्टेबल वेदर क्रिएट करते हैं, ऊपर जाके कंडेंसेशन क्लाउड फॉर्मेशन, फिर आपकी बारिश वगैरह होती है, ठीक। तो ये हो गया। अब इससे क्या होता है मैकेनिकल मॉडिफिकेशन, देखिए आपके साइक्लोन और एंटी साइक्लोन कंडीशन क्रिएट होते हैं, आपकी टर्बुलेंट मिक्सिंग क्रिएट होती है, आपकी डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस सब्सिडेंट एक्सपेंशन एडवेक्शन, इतनी चीजें होती हैं, ये सब क्या है साइक्लोनिक एंटी साइक्लोन। हम अगले चैप्टर में फ्रंटोजेनिक जो चैप्टर है उसके अंदर हम कवर करेंगे, और सब चीजें मुझे नहीं लगता आपको समझाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं। डाइवर्जेंस हो गया, कन्वर्जेंस हो गया, सब्सिडेंस हो गया, एक्सपेंशन हो गया, क्या है ये सब चीजें, ठीक। अब हम देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, बाकी चीजें तो पढ़ने को आप पढ़ लें, क्वेश्चन कैसे पूछा है, क्वेश्चन बहुत आसान पूछे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये क्या था आपका, एएमयू में पूछा था 2020 में, क्या कुछ क्वेश्चन था कि द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास आर, यानी क्या है मैरीटाइम शब्द जुड़ा है तो मैंने क्या बताया था, ये क्या होगा मॉइस्ट होगा, राइट, क्या होगा मॉइस्ट होगा, ठीक। फिर दूसरा शब्द क्या जुड़ा है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल है तो क्या होगी ये वार्म होगी, ठीक है। दो चीज हमें कंफर्म हो गया तो हम वार्म और पहले क्या देखेंगे मॉइस्ट देखेंगे, इसमें दिया है ये ऑप्शन हो सकता है। हॉट एंड ड्राई क्या हो सकता है, ड्राई तो होगी नहीं तो ये ऑप्शन आपका हट जाता है, कूल ड्राई तो होगी नहीं ये ऑप्शन आपका हट जाता है, तो फिर बचा क्या, या तो वार्म मॉइस्ट अनस्टेबल या तो कोल्ड मॉइस्ट मॉइस्ट अनस्टेबल, तो ट्रॉपिकल में है तो क्या होगा वार्म होगा, तो वार्म मॉइस्ट अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये पता होगा ट्रॉपिकल वगैरह क्या होते हैं, पोलर रीजन क्या होते हैं, तो सिर्फ उससे फिर सब डिफरेंस नहीं पता चलेगा, आप क्वेश्चन आसानी से लगा लो। फिर ऐसे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट इन डिस्टिंक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ एन एयर मास, यानी कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है, क्या कहते हैं टेम्परेचर हम देख रहे हैं होता है एयर मास के अंदर, प्रेसिपिटेशन भी आपका क्या होता नहीं है, ये नहीं होता, ठीक है। स्पेसिफिक यानी पूछ रहा है प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आ जाती है, टेम्परेचर आ जाते हैं, आपकी इन्वायरमेंटल लैप्सेट आ जाते हैं, क्या एक तरह के कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेकिन प्रेसिपिटेशन क्या है, ये तो भैया इसका इफेक्ट है ना, ये सब चीजें तो प्रॉपर्टी इसकी हो गई, लेकिन प्रेसिपिटेशन क्या है, ये तो उसका वेदर जब कहीं पे जाती है तो क्या उससे इफेक्ट से क्या होता है प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। तो क्या होगा ये आपका नहीं होगा एसेंशियल एलिमेंट, ठीक। भाई ऐसे क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू एयर मास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला क्या है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यूनिफॉर्म टेम्परेचर मॉइस्चर कंटेंट होता है, हाँ। फिर दूसरा क्या है, आफ्टर फॉर्मेशन दे क्विकली डिफ्यूज इनटू सराउंडिंग एयर एंड प्लानिटरी विंड सर्कुलेशन। फिर तीसरा क्या है, देयर प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड बाय द अंडरलाइंग रीजन फ्रॉम वेयर दे ओरिजिनेट, ये भी आपका होता है। बट अगर मैं सेकंड की बात करूं तो ये आपका गलत हो जाएगा, आफ्टर फॉर्मेशन ये क्विकली हम देखते हैं डिफ्यूज नहीं होते हैं इनटू द सराउंडिंग एयर, समय लगता है डिफ्यूज होने में, ठीक है। एक रीजन से दूसरे रीजन में मूव करते हैं तुरंत, ये नहीं कि यही बने तो तुरंत डिफ्यूज वगैरह हो गए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 एंड 3, ठीक है। फिर ऐसे ही क्वेश्चन दूसरा क्या है, एन एक्सटेंसिव पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर विथ यूनिफॉर्म टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इज रिफर्ड टू एज, अब ये तो आई थिंक सब समझ जाएंगे, सिंपल है कि एक्सटेंसिव पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर विथ यूनिफॉर्म टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, तो ये क्या होगा सिंपल, साइक्लोन तो होगा नहीं, जोन ऑफ कन्वर्जेंस तो होगा नहीं, फ्रंट तो होगा नहीं, तो बचा क्या आपका एयर मास। फिर क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू एयर मास, पहला क्या है एयर मास फॉर्म्स आइदर इन ट्रॉपिकल और इन पोलर रीजन, तो ये आपका क्या है ये सही है, तो ये रेफरेंस सही होगा, ठीक। एयर मास डेवलप ऑन कंटिनेंट एलवेज, ये भी आपका हो जाएगा। एयर मास चेंजेस द वेदर कंडीशन, ये भी आपका हो जाएगा। पर ये जो है एयर मास डेवलप्स इन साइक्लोनिक कंडीशन, मतलब क्या अनस्टेबल कंडीशन, तो अभी हमने देखा कि स्टेबल कंडीशन में क्रिएट होते हैं, राइट। ये क्या है ये इसका ट्रू रेफरेंस नहीं होगा, इस वजह से ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा नॉट पूछ रहा है, नॉट अ ट्रू रेफरेंस, इस वजह से तीसरा होगा, ठीक। इसके बाद ऐसे एक क्वेश्चन ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ टाइपिकल एयर मास इज करेक्ट। पहला हमने देखा मैरीटाइम, जैसा हमने बताया मैरीटाइम इक्वेटोरियल शब्द जुड़ेगा, तो पहला क्या होगा
वो इक्वेटोरियल है तो वार्म होगा, राइट, ये करेक्ट है। मैरीटाइम मतलब ओशियन के ऊपर बन रहा होगा और इक्वेटर जून में बन रहा होगा, तो ये तो आपका करेक्ट है ना। तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन में, ये करेक्ट है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा भी हम देख लेते हैं कैसे लगाना। मैरीटाइम पोलर हो गया, अभी हम देखा मैरीटाइम मतलब क्या कि ओशियन होगा, राइट। लेकिन अभी हम फिर क्या पोलर में है, तो पोलर में तो कभी क्या होगा, कोल्ड होगा और ऊपर से पोलर रीजन बनेगा, तो ये आपका नहीं है, ठीक है। फिर तीसरा सी कंटिनेंटल ट्रॉपिकल हो गया, लेस वार्म ओशियन इन द ट्रॉपिकल जोन। कंटिनेंट है तो भैया ओशियन कहाँ से आ जाएगा, लैंडमास की बात होगी, तो ये भी नहीं होगा। फिर डी क्या होगा, कंटिनेंटल पोलर हो गया, मॉइस्ट ओशियन इन द पोलर जोन। क्या है, मॉइस्ट ओशियन तो होंगे नहीं, क्या होंगे, लैंड होंगे, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट पेयर आपका जैसे बताया पहला हो जाएगा, दैट इज मैरीटाइम इक्वेटोरियल। मैरीटाइम मतलब ओशियन होगा, इक्वेटोरियल मतलब वार्म आ गया और इक्वेटोरियल जोन में बन रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज का एयर मास के बारे में। इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा, क्वेश्चन तो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ दिखा चुका हूँ, इसका क्वेश्चन वगैरह आपको क्या होंगे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा एयर मास का पूरा चैप्टर खत्म होता है। अगला वीडियो हमारा क्या आएगा भैया, चैप्टर नंबर 38 जो रहेगा फ्रंटोजेनेसिस साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स के ऊपर, ठीक है। तो धन्यवाद अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा, और अगर देखा है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं या आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।